हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स न्यूज़ 11 में। यह वीडियो है यूपी होमगार्ड की जो 44,000 से ज़्यादा भर्ती आने वाली है उसके संबंध में, क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं उन सारे कैंडिडेट्स के लिए वीडियो निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। अब हम इस वीडियो में क्या चर्चा करेंगे कि शासनादेश क्या हुआ है जारी। इसमें शासनादेश का मतलब यह है कि शासन ने क्या आदेश दिया है, क्या नए नियम बनाए गए हैं, भर्ती कहाँ से होगी, कैसे होगी, और पुलिस भर्ती बोर्ड को होमगार्ड भर्ती कराने के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं। इसकी योग्यता 10वीं पास है और समकक्ष योग्यता क्या हो सकती है उसका भी डिस्कशन होना है। एज लिमिट 18 से 30 साल है और इसमें किसको छूट मिलेगी, एक सर्विसमैन की क्या कंडीशन होगी, अग्निवीर क्या करेंगे उसकी भी डिस्कशन होगी। परीक्षा कितने चरणों में पूरी होगी इसकी भी जानकारी है। लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा, लिखित परीक्षा में कितने अंकों के प्रश्न होंगे, कहाँ से प्रश्न आएंगे, और शारीरिक परीक्षा में कितनी हाइट, रनिंग, और फिर फीमेल कैंडिडेट मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या मानक बनाए हैं वह भी डिस्कशन होना है। एनसीसी जिस कैंडिडेट्स ने भी किए हैं उनके लिए क्या लाभ हैं, एनसीसी वाले कैंडिडेट्स को क्या लाभ और नुकसान होने वाले हैं, क्या यह भर्ती प्रदेश स्तर पर होगी कि जिला स्तर पर होगी, इसकी भी चर्चा इस वीडियो में होगी। तो हम लोग बिना देर किए जो शासनादेश आया है जिसमें सारे नियमावली का है उसको चर्चा करते हैं कि क्या है शासनादेश और क्या है और सारी चीज़ें। तो सबसे पहले यह ध्यान दीजिए कि जो होमगार्ड की भर्ती होगी उसका जो भर्ती प्रक्रिया है, यूपी पुलिस की जो कांस्टेबल वाली भर्ती थी सेम उसी बोर्ड ने भी इस वैकेंसी को भी करानी है। यह क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, UPPB एंड प्रमोशन बोर्ड, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एंड प्रमोशन बोर्ड। अब एनरोलमेंट हेतु रिक्तियों की अवधारणा क्या होगी, कितनी वैकेंसी होगी, तो यह ध्यान दीजिएगा कि यह वैकेंसी 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 12 अवधि तक की रहेगी और यह 1 जुलाई से शुरू होगी। हर जनपद में जिला कमांडेंट द्वारा यह वैकेंसी दी जाएगी। इसमें क्या है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और जो श्रेणी आरक्षित वर्ग की है इसकी सूचना कमांडेंट जनरल होमगार्ड उपलब्ध कराएंगे। किसको उपलब्ध कराएंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को। फिर आगे क्या लिखता है, इसकी पात्रता की अगर हम बात करें तो इसका पहली पात्रता है शारीरिक एवं मानसिक दोष से युक्त दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे, ये तो सबको मालूम है। आगे क्या लिखता है कि होमगार्ड पदों के एनरोलमेंट के लिए यह अब जरूरी है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो जिस जनपद की रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किया गया हो। मतलब कि अगर कोई कैंडिडेट प्रयागराज जनपद का है तो वह उस जनपद का मूल निवासी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बनारस वाला कैंडिडेट प्रयागराज से फॉर्म फिल कर सकता है, यह ध्यान देना जरूरी है। फिर उसके बाद क्या है कि सार्वजनिक, शासकीय, अर्ध शासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम की सेवाओं में नियमित रूप से जो रेगुलर कैंडिडेट किसी अन्य सरकारी सेवा में काम कर रहे हैं वो होमगार्ड का फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार संघ या राज्य सरकार का भी कोई नौकरी करता है तो वह व्यक्ति भी फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा। आगे हम बात करें तो होमगार्ड पद के लिए ऐसे तो मेल और फीमेल यानी कि पुरुष और महिला दोनों पात्र हैं, लेकिन हम ऐसे पुरुष या महिला अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक पत्नियां या पति हों वो भी इसके लिए अपात्र हैं। ड्यूटी भत्ता होमगार्ड को शासन द्वारा समय समय पर जो दिया जाता है वह ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा। और आरक्षण की अगर हम बात करें इसमें तो आरक्षण क्या है कि जितना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और
जो स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर हैं, और फिर जो फीमेल्स हैं और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए नियमानुसार आरक्षण दिया जाएगा। उनकी गणना दशमलव के बाद के अंकों को छोड़कर की जाएगी। फिर उसके बाद क्या है कि शैक्षिक योग्यता। हालांकि शैक्षिक योग्यता की बात करें हम तो 10वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। कहाँ से उत्तीर्ण होना जरूरी है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि समकक्ष अर्हता में कोई ITI किया रहता है कक्षा 8 के बाद, तो वो भी समकक्ष अर्हता मानी जाती है, तो वो लोग भी पात्र हैं। आवेदन करते समय अभ्यर्थी 10वीं कक्षा की परीक्षा में पास हुआ होना चाहिए, और जो कैंडिडेट फॉर्म फिल करते समय 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं वो इसके लिए अपात्र हैं। फिर आगे हम बात करें अधिमानी अर्हता, मतलब किस अर्हता को प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रेफरेंस मतलब कि अगर आपके पास यह है, जैसे NCC की ही बात होती है कि NCC वालों को कितना मान दिया जाएगा, तो अगर C कैटेगरी का जो प्रमाण पत्र होल्डर है उसे 3 अंक दिया जाएगा। जो NCC C सर्टिफिकेट है जिसके पास, वह 3 अंक उसको दिए जाएंगे। B वाले को 2 अंक दिए जाएंगे और A कैटेगरी वाले को 1 अंक दिया जाएगा। हालांकि ये अंक बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जहाँ पे मेरिट में लास्ट स्टेज में जो लोग छंटने लगते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हाँ, एक चीज़ और इसमें नहीं है कि जो कैंडिडेट स्काउट एंड गाइड का भी पद रखते हैं, प्रमाण पत्र रखते हैं, उनको 1 अंक और दिया जाएगा। अब उसके बाद क्या है कि क्या उनके पास होना चाहिए पहचान पत्र के तौर पर। अच्छा, एक चीज़ और भी है इसमें, जो कैंडिडेट आपदा मित्र प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उनके लिए 3 पृथक अंक दिए जाएंगे, मतलब इस 3 अंक के अलावा। और जो कैंडिडेट 4 पहिया वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं उनको 1 अंक और अलग दिया जाएगा। यह देखिए। फिर एज लिमिट क्या है? आयु सीमा, कैंडिडेट कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, अधिक से अधिक 30 वर्ष होना चाहिए। हाँ, किसी केस में कैंडिडेट को क्या है कि OBC का है, अगर अनुसूचित जाति का है या जनजाति का है तो उनको एज लिमिट में छूट मिलेगी। कितना मिलेगी? शासन द्वारा प्रवर्तित नियम या शासनादेश के प्राविधान के तहत। फिर आपकी एज कब से काउंट होगी? आपकी एज 1 जुलाई से काउंट होगी। फिर अगर हम आगे बात करें कि एक सर्विसमैन या सेना में की गई अवधि के जो हैं उनको कितनी छूट मिलेगी, तो उनको 3 वर्ष की छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क क्या है? आवेदन शुल्क की बात जब करते हैं हम, तो अभी आवेदन शुल्क डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन क्या है, ये ज़्यादा नहीं होने वाला है। हार्डली 100 रुपये से लेकर के 200 रुपये के बीच में ही होगा। अब आवेदन पत्र कब आएगा? आवेदन पत्र की प्रकृति और आवेदन में क्या क्या शर्तें होंगी, यह क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जारी करेगा। परीक्षा आपको कितने चरणों में होगी? 2 चरणों में होगी। पहला लिखित परीक्षा, यह कितने अंकों की होनी है? लिखित परीक्षा 100 अंक की होनी है। और कितने समय में होनी है? 2 घंटे में होनी है। और जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है या जिसे औपबंधिक श्रेष्ठता सूची कहते हैं, वह क्या है, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर और जनपद में उपलब्ध रिक्ति जो है उसके बिहाफ पे बनाई जाएगी। और यह किसके द्वारा बनाई जाएगी? उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा। फिर अगर हम बात करें अभिलेखों की संवीक्षा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक परीक्षा 2nd स्टेज में होगी। अब इसमें क्या है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित जो भी कोई डिप्टी कलेक्टर होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। जिला पुलिस प्रभारी द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक इसके सदस्य होंगे। और जिला विद्यालय निरीक्षक यानी कि DIOS इसकी क्या हैं, सदस्य हैं। और CMO भी इसके सदस्य हैं। तो ये लोग क्या है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं और शारीरिक परीक्षा की। अब शारीरिक मानक क्या होगा? आपका जो फिजिकल इफिशियंसी है वह क्या होगी? तो इसमें देखिए, सामान्य, अनुसूचित और OBC के लिए
जो न्यूनतम ऊंचाई है वह 168 सेंटीमीटर या पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। अगर सीना को फुला के नापा जाता है तो सीना फुलाने पर 84 सेंटीमीटर और बिना सीना फुलाए या 79 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट का एक्सपेंशन होना चाहिए। और यहीं अगर एसटी कैटेगरी की बात करें हम, तो इसमें क्या है कि हाइट 160 होनी चाहिए और चेस्ट बिना फुलाए 77 होना चाहिए और एक्सपेंशन के साथ यानी कि फुला के 82 होना चाहिए। अगर हम इसमें ही बात करते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए, तो महिला अभ्यर्थियों का क्या है कि हाइट न्यूनतम 152 सेंटीमीटर होना चाहिए और वेट क्या है कि न्यूनतम 40 केजी होना चाहिए। गर्ल्स का कभी कभी वेट बहुत कम होता है तो उनको वेट भी 40 से ज़्यादा ही रहेगा, तभी उससे कम रहेगा तो वो योग्य नहीं है। अब इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा की अगर हम बात करते हैं तो यह क्या है कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की रनिंग होगी 28 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों के लिए क्या है उसका आधा यानी कि 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में पूरा करना आवश्यक है। जो अभ्यर्थी दौड़ पूरा नहीं करते हैं वह एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। अब एनरोलमेंट हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची, यह क्या है कि इसके लिए कई सारी चीज़ें हैं। श्रेष्ठता सूची और प्रशिक्षण और आरक्षण के आधार पर यह तैयार होगा। अगर कोई भी दो कैंडिडेट सेम अंक पाते हैं तो जिसका एज अधिक होगा उसको मिलेगा। फिर इसमें वेटिंग लिस्ट भी है, वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं की जाएगी। आप लोग इस भ्रम को हटा दीजिएगा कि वेटिंग लिस्ट निकलेगा, अगर हम सेलेक्ट नहीं हुए तो नेक्स्ट वेटिंग में मेरा आएगा, यह एकदम गलत है। अब इस शासनादेश का भाग 3 अगर हम पढ़ते हैं तो उसका स्वास्थ्य परीक्षण होना है। अब इसमें मानसिक और शारीरिक और दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो उसे क्या है कि भर्ती में नहीं लिया जाएगा। और चिकित्सा बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा जिसमें नॉक, नी, बो लेग्स, फ्लैट फीट, वेरिकोज वेन्स, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस, पूर्ण अंशकालिक, ये सारे टेस्ट होने हैं। और फिर लास्ट में कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा जो कि पुलिस सत्यापन में उपयुक्त न पाए जाने की स्थिति में एनरोल नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से यह शासनादेश है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। हमने हालांकि सारा जो आप लोगों का इस टॉपिक में कवर होना था कवर किया। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को शेयर कीजिए जो कैंडिडेट होमगार्ड की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं।